दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 140वीं प्रेमचंद जयंती के अवसर पर किताबी दुनिया प्रेमचंद विशेष श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है हिंदी के महत्वपूर्ण कवि आलोचक मुक्ति बोध द्वारा प्रेमचंद पर लिखित लेख मेरी माँ ने मुझे प्रेमचंद का भक्त बनाया। एक छाया चित्र है। प्रेमचंद और प्रसाद दोनों खड़े हैं। प्रसाद गंभीर सस्मित, प्रेमचंद के होठों पर अस्फुट हास्य। विभिन्न विचित्र प्रकृति के दो धुरंधर हिंदी कलाकारों के उस चित्र पर नजर ठहरने का एक और कारण भी है। प्रेमचंद का जूता कैनवास का है और वह उंगलियों की ओर से फटा हुआ है। जूते की कैद से बाहर निकलकर अंगुलियां बड़े मजे में मैदान की हवा खा रही हैं। फोटो खिंचवाते वक्त प्रेमचंद अपने विन्यास से बेखबर हैं। उन्हें तो इस बात की खुशी है कि वे प्रसाद के साथ खड़े हैं और फोटो निकलवा रहे हैं। इस फोटो का मेरे जीवन में काफी महत्व रहा है। मैंने उसे अपनी माँ को दिखाया था। प्रेमचंद की सूरत देख मेरी माँ बहुत प्रसन्न मालूम हुई। वह प्रेमचंद को एक कहानीकार के रूप में बहुत चाहती थी। उसकी दृष्टि से यानी उसके जीवन में महत्व रखने वाले सिर्फ दो ही कादम्बरीकार हुए हैं, एक हरि नारायण आप्टे, दूसरे प्रेमचंद। आप्टे की सर्वोच्च मराठी कृति उनके लेख पर्णलछांत कोण घेतो हैं, जिसमें भारतीय परिवार में स्त्री के उत्पीड़न की करुण कथा कही गई है। वह क्रांतिकारी करुणा है। उस करुणा ने महाराष्ट्रीय परिवारों को समाज सुधार की ओर अग्रसर कर दिया। मेरी माँ जब प्रेमचंद की कृति पढ़ती तो उसकी आंखों में बार बार आंसू छलछलाते से मालूम होते, और तब उन दिनों मैं साहित्य का एक जड़मती विद्यार्थी मात्र मैट्रिक का एक छोकरा था। प्रेमचंद की कहानियों का दर्द भरा मर्म मुझे बताने बैठती। प्रेमचंद के पात्रों को देख तदानुसारी तदानुरूप चरित्र माँ हमारे पहचान वालों में से खोज निकालती। इतना मुझे मालूम है कि माँ ने प्रेमचंद का नमक का दरोगा पिताजी में खोज कर निकाला था। प्रेमचंद पढ़ते वक्त माँ को खूब हंसी भी आती, और तब वह मेरे मूड की परवाह किए बगैर मुझे प्रेमचंद कथा प्रस्तुत उसके हास्य का मर्म बताने की सफल असफल चेष्टा करती। प्रेमचंद के प्रति मेरी श्रद्धा व ममता को अमर करने का श्रेय मेरी माँ को ही है। मैं अपनी भावना में प्रेमचंद को माँ से अलग नहीं कर सकता। मेरी माँ सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध क्षोभ और विद्रोह से भरी हुई थी। यद्यपि वह आचरण में परंपरावादी थी, किंतु धन और वैभव जन्य संस्कृति के आधार पर ऊंच नीच के भेद का तिरस्कार करती थी। वह स्वयं उत्पीड़ित थी और भावना द्वारा स्वयं की जीवन अनुभूति के द्वारा माँ स्वयं प्रेमचंद के पात्रों में अपनी गणना कर लिया करती थी। मेरी ताई माँ अब बूढ़ी हो गई है। उसके वस्तुतः भावना और संभावना के आधार पर मुझे प्रेमचंद पढ़ाया। इस बात को वह नहीं जानती है कि प्रेमचंद के पात्रों के मर्म का वर्णन विवेचन करके वह अपने पुत्र के हृदय में किस बात का बीज बो रही है। पिताजी देवता हैं, माँ मेरी गुरु है। सामाजिक दंभ, स्वांग, ऊंच नीच की भावना, अन्याय और उत्पीड़न से कभी भी समझौता ना करते हुए घृणा करना उसी ने मुझे सिखाया। लेकिन मेरी प्यारी श्रद्धा इस्पद माँ या कभी ना जान सकी कि वह किशोर हृदय में किस भीषण क्रांति का बीज बो रही है, कि वह भावनात्मक क्रांति अपने पुत्र को किस उचित अनुचित मार्ग पर ले जाएगी, कि वह किस प्रकार अवसरवादी दुनिया के गणित से पुत्र को वंचित रखकर
उसके परिस्थिति सामंजस्य को असंभव बना देगी। आज जब मैं इन बातों पर सोचता हूँ तो लगता है कि यदि मैं माँ और प्रेमचंद की केवल वेदना ही ग्रहण न कर सका, उनके चारित्रिक गुण भी सीखता, उनकी दृढ़ता, आत्मसंयम और अटलता को प्राप्त करता, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति नष्ट कर देता और उन्हीं के मनोजगत की विशेषताओं को आत्मसात करता, तो शायद मैं अधिक योग्य पात्र होता। माँ मेरी गुरु थी अवश्य, किंतु मैं उनका शायद योग्य शिष्य ना था। अगर होता तो कदाचित अधिक श्रेष्ठ साहित्यिक होता, केवल प्रयोगवादी कवि बनकर ना रह आता। मतलब यह कि जब कभी मैं प्रेमचंद के बारे में सोचता हूँ, मुझे अपने जीवन का ख्याल आ जाता है, मुझे महान चरित्रों से साक्षात्कार होता है और मैं आत्मविश्लेषण में डूब जाता हूँ। आत्मविश्लेषण की मना स्थिति बहुत बुरी चीज है। जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा तो मेरे कुछ लेखक मित्रों के पास प्रेमचंद जी के पत्र आए। मैं उन मित्रों के प्रति ईर्ष्यालु हो उठा। उन दिनों मैं उन लोगों को जीनियस समझता था और प्रेमचंद को देवर्षि। अब सोचता हूँ कि दोनों बातें गलत हैं। मेरे लेखक मित्र जीनियस थे ही नहीं, बहुत प्रसिद्ध अवश्य थे और अभी भी हैं, किंतु वे प्रेमचंद के लायक ना तब थे ना अब हैं। और यहाँ हम हिंदी साहित्य के इतिहास के एक मनोरंजक और महत्वपूर्ण मोड़ तक पहुँच जाते हैं। प्रेमचंद जी भारतीय सामाजिक क्रांति के एक पक्ष का चित्रण करते थे। वे उस क्रांति के एक अंग थे, किंतु अन्य साहित्यिक उस क्रांति का एक अंग होते हुए भी उसके सामाजिक पक्ष की संवेदना के प्रति उन्मुख नहीं थे। वह क्रांति हिंदी साहित्य में छायावादी व्यक्तिवादी के रूप में विकसित हो चुकी थी। जिस फोटो का मैंने शुरू में जिक्र किया, उसमें के प्रसाद जी एक व्यक्तिवादी भावधारा के प्रमुख प्रवर्तक थे। यह व्यक्तिवाद एक वेदना के रूप में सामाजिक गर्भितार्थों को लिए हुए भी प्रत्यक्षता किस प्रत्यक्ष सामाजिक लक्ष्य से प्रेरित नहीं था। जैनेन्द्र में तो फिर भी मुक्तिकामी सामाजिक ध्वन्यर्थ थे, किंतु आगे चलकर अज्ञे में वे भी लुप्त हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद उत्थानशील भारतीय सामाजिक क्रांति के प्रथम और अंतिम महान कलाकार थे। प्रेमचंद की भावधारा वस्तुतः अग्रसर होती रही, किंतु उसके शक्तिशाली आविर्भाव के रूप में कोई लेखक सामने नहीं आया, या संभव भी नहीं था, क्योंकि इस क्रांति का नेतृत्व पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के हाथ में था और वह शहरों में रहता था। बाद में वह वर्ग अधिक आत्म केंद्रित और अधिक बुद्धिछंदी हो गया तथा उसने काव्य में प्रयोगवाद को जन्म दिया। किंतु क्या यह वर्ग कर्म उत्पीड़ित है? आज तो सामाजिक विषमताएं और भी बढ़ गई हैं। प्रेमचंद का महत्व पहले से भी अधिक बढ़ गया है। उनकी लोकप्रियता अब हिंदी तक ही सीमित नहीं रह गई है। अन्य भाषाओं में उनके अनुवादकर्ताओं के बीच होड़ लगी रहती है। प्रेमचंद द्वारा सूचित सामाजिक संदेश अभी भी अपूर्ण है, किंतु हम जो हिंदी के साहित्यिक हैं उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दे पाते। एक तरह से यह यथार्थ से भागना हुआ। उदाहरणतः आज का कथा साहित्य पढ़कर पात्रों की प्रतिछाया देखने के लिए हमारी आंखें आसपास के लोगों की तरफ नहीं खिंचती। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पात्रों की छाया ही नहीं गिरती, कि वे लगभग देहहीन हैं। लगता है कि हमारे यहाँ प्रेमचंद के बाद एक भी ऐसा चरित्र का चित्रण नहीं हुआ जिसे हम भारतीय विवेक चेतना का प्रतीक कह सकें। शायद अज्ञान के कारण मेरी ऐसी धारणा होगी, कोई मुझे प्रकाश दान दे, किंतु कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद की जरूरत आज पहले से भी ज्यादा बढ़ी हुई है। प्रेमचंद के पात्र आज भी हमारे समाज में जीवित हैं, किंतु वे अब भिन्न स्थिति में रह रहे हैं। किसी के चरित्र का कदाचित अधःपतन हो गया है, किसी का शायद पुनर्जन्म हो गया है। बहुतेरे पात्र
संभवतः नए ढंग से सोचने लगे हैं। यह भावना साधार है कि ये सब पात्र अपने सृजनकर्ता लेखक की खोज में भटक रहे हैं। उन्हें अवश्य ऐसा कोई ना कोई लेखक शीघ्र ही प्राप्त होगा। प्रेमचंद की विशाल छाया में बैठकर आत्मविश्लेषण की मना स्थिति मुझे अजीब ख्यालों में डुबो देती है। माना कि आज व्यक्ति पहले जैसा ही जीवन संघर्ष में तत्पर है, किंतु अब वह अधिक आत्मकेंद्रित और आत्मग्रस्त हो गया है। माना कि इन दिनों वह समाज परिवर्तन की, समाजवाद की, वैज्ञानिक विकास की, योजनाबद्ध कार्य की अधिक बात करता है, किंतु एक चरित्र के रूप में, एक पात्र के रूप में वह सघन और निविड़ आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। माना कि आज वह अधिक सुशिक्षित, प्रशिक्षित है और अनेक पुराणपंथी विचारों को त्याग चुका है तथा जीवन जगत से अधिक सचेत और सचेष्ट है। किंतु मानो ये सब बातें, ये सारी योग्यताएं, ये सारे स्मरणीय विशेषताएं उसे अधिकाधिक स्वयं ग्रस्त बनाती गई हैं। कदाचित मेरा यह मंतव्य अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु यह भी सही है कि वह एक तथ्य की ही अतिशयोक्ति है। आश्चर्य मुझे इस बात का होता है कि आखिर आदमी को हो क्या गया है। उसकी अंतरात्मा जो एक जमाने में समाजोन्मुख सेवा भावी थी, आज आदर्शवाद की बात करते हुए भी इतनी अजीब क्यों हो गई। एक बार बातचीत के सिलसिले में एक सम्मानीय पुरुष ने मुझसे कहा, व्यक्ति जितना सुशिक्षित, प्रशिक्षित होता जाएगा उतना ही बौद्धिक होता जाएगा और उसी अनुपात में उसकी आत्मकेंद्रिता बढ़ती जाएगी, उतने ही उसके मानवोचित गुण कम होते जाएंगे, जैसे करुणा, क्षमा, दया, शील, उदारता आदि। मेरे ख्याल से उसने जो कहा है गलत है, किंतु यह मैं निश्चय नहीं कर पाता कि उसका मंतव्य निराधार है। शायद मैं गलती कर रहा हूँगा। जीवन के सिर्फ एक पक्ष को अधूरे ढंग से और अपर्याप्त निरीक्षण द्वारा आकलित कर मैं इस निराशात्मक मंतव्य की ओर आकर्षित हूँ, किंतु कभी कभी निराशा भी आवश्यक होती है। विशेषकर प्रेमचंद की छाया में बैठ आज के अपने आसपास के जीवन के दृश्य देख वह कुछ तो स्वाभाविक ही है। सारांश यह है कि प्रेमचंद जी कथा साहित्य पढ़कर आज हम एक उदार और उदात्त नैतिकता की तलाश करने लगते हैं। चाहने लगते हैं कि प्रेमचंद जी के पात्रों के मानवीय गुण हम में समा जाएं, हम उतने ही मानवीय हो जाएं जितना कि प्रेमचंद चाहते हैं। प्रेमचंद जी का कथा साहित्य हम पर एक बहुत बड़ा नैतिक प्रभाव डालता है। उनका कथा साहित्य पढ़ते हुए उनके विशिष्ट ऊंचे पात्रों द्वारा हमारे अंतःकरण में विकसित की गई भावधाराएं हमें न केवल समाजोन्मुख करती हैं, वरन वे आत्मोन्मुख भी कर देती हैं। और जब प्रेमचंद हमें आत्मोन्मुख कर देते हैं, तब वे हमारी आत्मकेंद्रिता के दुर्ग को तोड़कर हमें एक अच्छा मानव बनाने में लग जाते हैं। प्रेमचंद समाज के चित्रणकर्ता ही नहीं, वरन वे हमारी आत्मा के शिल्पी भी हैं। माना कि हमारे साहित्य का टेक्निक बढ़ता चला जाएगा, माना कि हम अधिकाधिक सचेत और अधिकाधिक सूक्ष्म बुद्धि होते जाएंगे, माना कि हमारा वृद्धिगत ज्ञान संवेदनाओं और भावनाओं को न केवल एक विषय विशेष में मोड़ देगा, वरन उसका अनुशासन प्रशासन भी करेगा। किंतु क्या यह सच नहीं है कि मानवीय सत्यों और तथ्यों को देखने की सहज भोली और निर्मल दृष्टि, हृदय का सहज सुकुमार आदर्शवाद, दिल को भीतर से हिला देने वाली कर्तव्योन्मुख प्रेरणा भी हमारे लिए उतनी ही कठिन और दुष्प्राप्त होती जाएगी। ओह काश हम भी भोली कली से खिल सकते, पराये दुख में रोकर उसे दूर करने की भोली सक्रियता पा सकते। शायद मैं विशेष मना स्थिति में ही यह सब कह रहा हूँ, फिर भी मेरी यह कहने की इच्छा होती है कि समाज का विकास अनिवार्यतः मानवोचित नैतिक हार्दिक विकास के साथ चलता जाता है। यह आवश्यक नहीं है सभ्यता का विकास
नैतिक विकास भी करता है। यह जरूरी नहीं है यह समस्या प्रस्तुत लेख के विषय से संबंधित होते हुए भी उसके बाहर है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद का कथा साहित्य पढ़कर हमारे मन पर जो प्रभाव होते हैं वे धीरे धीरे हमारी चिंतना को इस सभ्यता समस्या तक ले आते हैं। क्या यह हमें प्रेमचंद की ही देन नहीं है? दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। आपकी राय मेरे उत्साह को बढ़ाएगी, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।